हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम इंटर का लॉ का चैप्टर 4 शेयर्स कैपिटल और डिवेंचर रिवाइज पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम वो सेक्शन करेंगे जो हमारे कोर्स मतलब इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है। फिर उसके बाद जो बाकी छोटे सेक्शंस होंगे उनको हम आखिरी में निपटाएंगे। सबसे पहले हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 आता है शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर मीन्स अ कैपिटल, शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इस इंक्लूड स्टॉक। शेयर्स यानी कि बहुत ही माइनर टर्म्स है स्टॉक का, यानी कि स्टॉक सारे शेयर्स को जब मिला देते हैं तो हमारे पास एक शेयर्स को मिला के एक स्टॉक बनता है। तो उसके माइनस जो टर्म्स होते हैं उसे शेयर्स कहते हैं। वह इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। हम आगे अपने सेक्शन चालू करते हैं। इस सेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 सेक्शंस हैं, जिसमें 3-4 तो कटे हुए हैं, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, और बाकी के जो सेक्शन 43 से लेकर 71 तक है उसे हम करेंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन 43 काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स ऑफ शेयर में हमें बताया जाए कि कितने तरीके के शेयर्स होते हैं, जिसके 2 टाइप्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। Preference share capital carried preferential rights with respect to the repayment of capital at the time of winding up and payment of dividend. Preference share capital कहता है वो होते हैं जो जिनके पास एक स्पेशल राइट्स होता है। प्रिफरेंशियल राइट यानी कि सबसे पहला राइट होता है कि रिपेमेंट ऑफ लोन, कि उनको पेमेंट जो होगा वो सबसे पहले मिलेगा और जो डिविडेंड होगा वो पहले दिया जाएगा। दूसरे आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 तरीके के होते हैं, एक डिफरेंशियल राइट वाले और एक वोटिंग राइट वाले। डिफरेंशियल राइट वाले होते हैं जिसमें उनको अलग अलग तरीके से राइट दिए जाते हैं, वो चाहे डिविडेंड हो या वोटिंग हो, रीपेमेंट ऑफ लोन हो, इंटरेस्ट जो डिविडेंड मिलता है वो हो, या कोई और भी बहुत सारे तरीके के राइट्स होते हैं, उसमें रीपेमेंट का राइट हो। इस तरीके से अलग अलग राइट होते हैं और डिफरेंशियल राइट के अंदर आते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो वहाँ पे इसको अच्छे से करेंगे। और दूसरा वोटिंग राइट, जिसमें सिर्फ वोटिंग राइट होते हैं कि 1 शेयर पे 1 वोट होगा, या फिर 2 शेयर पे 1 वोट होगा, या 5 शेयर पे 1 वोट होगा। इस तरीके से वोटिंग राइट का डिफरेंस आता है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस शेयर आर क्यूमुलेटिव एंड नॉन प्रैक्टिसिंग। मतलब प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, क्यूमुलेटिव एक नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव होते हैं कि जो शेयर्स हैं वो आगे जाके उनका रिडेम्पशन पीरियड कन्फर्म है, लेकिन जो नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं ना वो रिडीम नहीं हो सकते जब तक उनका मतलब कि अगर कंपनी के पास पैसे हैं तो उनको रिडीम करेगी, वरना नहीं करेगी। वो कंपनी पे डिपेंड होता है। लेकिन क्यूमुलेटिव जो होते हैं वो कंफर्म है कि वो रिडीम होंगे ही। तो जो प्रीफरेंस शेयर हम अगर कुछ भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में, जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन है कि प्रीफरेंस शेयर के बारे में लिखना है या उस पर कोई केस स्टडी है और कुछ ना बता रखा हो क्यूमुलेटिव है नॉन क्यूमुलेटिव, तो हमें वहाँ क्यूमुलेटिव ही समझना है। नॉन प्रैक्टिसिंग उसी को कहते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को ही नॉन प्रैक्टिसिंग कहते हैं। इफ़ एनी या ओनली वन राइट गिवन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देन इट शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंशियल कैप। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो ये दोनों राइट्स हैं ये दोनों राइट्स उनको मिले। अगर सिर्फ रीपेमेंट का राइट मिलता है या सिर्फ डिविडेंड का राइट मिलता है तो वो भी राइट उनके प्रेफरेंशियल राइट होते हैं और वो प्रेफरेंस शेयर के अंदर आते हैं। उसके बाद आगे हमारा आता है इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट। जो 2 टाइप्स है उसका एक टाइप होता है डिफरेंशियल राइट्स इक्विटी शेयर्स। तो जो डिफरेंशियल राइट इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें उन्हें इशू करने के लिए सबसे पहले तो हमारे AOM में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके लिए हमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना होगा। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसे पोस्टल बैलेट पास करना होगा। पोस्टल बैलेट आई थिंक 110 या 119 के आसपास किसी सेक्शन में है, तो हम वहाँ इसको अच्छे से समझेंगे। अभी इसके यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है, वो सेक्शन हमारे सिलेबस में भी है और उसको हम आगे जाके क्लियर करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है वोटिंग राइट ऑन शेयर्स विथ डीआर यानी डिफरेंशियल राइट इज़ लेस देन 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। यानी कि कंपनी की जितनी भी टोटल वोटिंग पावर है ना
उससे कम होना चाहिए, मतलब 74% से कम होता है। जैसे हमने सुना है एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या होता है 75% होता है, लेकिन अगर डिफरेंशियल राइट वाले ही 75% हो जाएंगे तो जो कंपनी के ओरिजिनल ऑनर्स हैं, मालिक हैं, उनके तो राइट्स कम हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि वो 74% से हमेशा कम होने चाहिए, यानी कि ये भी कह सकते 75 से कम। यहाँ जैसे लिखा है 74% एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर से 74% कम होने चाहिए। नो डिफॉल्ट, यानी डीआर के जो राइट्स हैं, डीआर शेयर्स हैं, उनको हमें क्या करना है, वो कभी भी कंपनी की टोटल, वो मान लो कंपनी की 100 है शेयर्स पावर, वोटिंग पावर है, और हम उन जो डीआर वाले हैं उनको 74 इशू कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कम इशू कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम इससे ज़्यादा नहीं 74 से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते उनको। उसके बाद आता है नो डिफ़ॉल्ट इन फाइनेंस स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट, यानी कि कंपनी ने कभी भी किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट में कभी वो ना करा हो, डिफ़ॉल्ट ना करा हो पिछले 3 सालों को। उससे पहले करा हो तो वो बहुत पुरानी बात हो जाती है, तो लेकिन पिछले 3 साल के अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट करा होगा तो वो डीआर शेयर्स इशू नहीं कर सकती। फिर आता है नो सबसिस्टिंग डिफ़ॉल्ट, यानी कि उसके साथ साथ उसने कुछ और चीज़ों में भी डिफ़ॉल्ट ना करा हो, जैसे डिविडेंड का रीपेमेंट, डिविडेंड उसने टाइम पे दे रहा हो, डिवेंचर का रिडम्पशन और उसका इंटरेस्ट का पेमेंट, डिपॉजिट का रीपेमेंट और इंटरेस्ट देना, और प्रेफरेंस शेयर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंशियल्स, रिडम्पशन, अगर ये सारे उसने नहीं करे होंगे तब वो कर सकता है अगर डीआर इशू, वरना वो कंपनी डीआर इशू नहीं कर सकती। उसके साथ कुछ और आते हैं जिसमें उसने डिफ़ॉल्ट ना करा हो, नॉट डिफ़ॉल्टेड, उसके डिफ़ॉल्ट ना हो, किसमें डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर, यानी कि ऊपर हमने क्या करा है सिर्फ प्रीफरेंस शेयर, यहाँ पे सिर्फ उसके रिडम्पशन की बात आती है, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड की बात आती है कि डिविडेंड ऑफ ऑन प्रीफरेंस शेयर्स, प्रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन और उसके इंटरेस्ट, यानी कि हमने कोई लोन ले रखा है और हमने उसकी पेमेंट अब आज तक नहीं करी, अभी तक नहीं करी, या फिर कभी करी, टाइम आया था हमने उसको टाल दिया, या उसको करा ही नहीं, उसको विड्रॉल कर लिया, राइट ऑफ कर दिया, तो फिर उस केस में भी हम डीआर इशू नहीं कर सकते। स्टैट्यूटरी ड्यूज विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज़, स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं मतलब कि कुछ एजेंट्स फंड्स होते हैं, वहाँ पर हमें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपनी एम्प्लॉयज़ की जो उसके आगे के पेंशन के लिए, या कोई स्कीम्स होती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारी, उसके लिए हमें एम्प्लॉयर जो होता है, कंपनी का ओनर या कंपनी को डायरेक्टर्स होते हैं, उनको एक फ़ंड वहाँ कंपनी की ओर से जमा कराना होता है एम्प्लॉय के लिए। तो अगर हमने वो भी जमा नहीं कराया तो वहाँ भी डिफ़ॉल्ट आए, वो भी डिफ़ॉल्ट में काउंट होगा। क्रेडिटिंग अमाउंट टू आईईपीएफ एक एजेंसी होती है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, वो उसका भी एक सेपरेट सेक्शन है, तो वहाँ हमें इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। अगर हमने उसमें मनी सबमिट करना होता है, नॉमिनल अमाउंट सबमिट करना होता है, वो भी हमने नहीं करा तो वो भी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट कब तक रहेगा, क्योंकि हमेशा के लिए तो ये डिफ़ॉल्ट रख नहीं सकते, ऐसे तो फिर कंपनी काम ही नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए लॉ कहता है प्रोवाइडेड दैट डीवीआर में बी इशूड एट एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच डिफ़ॉल्ट वॉज गुड, यानी कि कंपनी तब तक डिफ़ॉल्ट में रह सकती है जब अगले 5 साल तक, यानी कि उसने डिफ़ॉल्ट सुधार दिया, उसने डिफ़ॉल्ट ठीक कर दिया, तो उसके 5 साल तक कंपनी डिफ़ॉल्ट में रह सकती है। मतलब उसके 5 साल तक डिफ़ॉल्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद नहीं रहेगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे 31 दिसंबर 2022 है, इस दिन उस कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया, लेकिन उस डिफ़ॉल्ट को 31 दिसंबर 2023 में ठीक करा। 22 में डिफ़ॉल्ट कराया था यहाँ डिफ़ॉल्ट, लेकिन यहाँ पे इस डिफ़ॉल्ट को गुड कर दिया,
यानी कि उसके जो भी डिफ़ॉल्ट थे उसने उसको ठीक कर दिया। जैसे क्या क्या डिफ़ॉल्ट है, हमें डिविडेंड का प्रीफरेंस शेयर का पेमेंट करना था, टर्म लोन पेमेंट करना था, या स्टैट्यूटरी सबमिट करनी थी, या क्रेडिटेड करना था अमाउंट जो भी बचा था, वो हमने यहाँ पे कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया। तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, यहाँ गुड हो गया। तो यहाँ से अगला जो 5 साल होगा, यानी 23 जो आएगा 30/12 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 31/12/2023 का फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? फाइनेंशियल ईयर होगा ये 23-24। तो इसके 30 साल बाद कौन सा फाइनेंशियल आएगा? 5 साल बाद, 5 साल बाद फाइनेंशियल ईयर आएगा 28-29। तो जो 28-29 फाइनेंशियल ईयर होगा ना, उसके बाद तब तक वो कोई भी राइट इशू नहीं कर सकती, लेकिन इसके बाद वो राइट इशू, डिफरेंशियल राइट वाले शेयर्स इशू कर सकती है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, कंपनी हैज़ नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल इन लास्ट 3 years ऑफ ऑफेंस अंडर, यानी कि कंपनी ने पिछले 3 सालों में कोई भी पेनल्टी ना लगी हो उस पर किसी भी एक्ट के अंडर, जैसे RBI एक्ट, सेबी, SCRA, ये भी एक तरीके के एक्ट्स होते हैं, फेमा एक्ट, ये फॉरेन मैनेजमेंट का एक्ट है, ये हमारे सिलेबस में है और इसको हम पढ़ेंगे। ये या फिर कोई भी अदर स्पेशल एक्ट, LIC का कोई एक्ट हो गया, NDRA हो गया, कोई भी एक्ट हुआ उसके अंदर हम इसको पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है, उसके कुछ नोट्स है, उसको पढ़ते हैं। जैसे कंपनी नॉट टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट इनटू ESOPs and with the equity shares capital with DVR and vice versa, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स है हमारे पास पहले से ही, पुराने कोई इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास पड़े हैं पूरे, और उनके राइट्स को वो DVR के राइट्स के साथ चेंज नहीं कर सकती, या फिर DVR के राइट्स को इक्विटी के साथ नहीं चेंज कर सकती। मतलब कि अगर उसे करना है तो उसे पहले DVR, जैसे कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं और उसे उन इक्विटी शेयर को DVR में कन्वर्ट करना है, तो वो डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि आज से सारे इक्विटी शेयर DVR में कन्वर्ट हो गए। उसको पहले इक्विटी शेयर को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके लिए सारे सर्टिफिकेट, सारा प्रोसेस हो जाए। उतना प्रोसेस अभी हमें बताया नहीं, पढ़ना नहीं है, तो वो सारे प्रोसेस वापस करने के और फिर नए शेयर्स DVR वाले इशू करने की सारा प्रोसेस होता है, वैसे होगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद होल्डर ऑफ DVR शेयर्स enjoy all rights such as bonus etc subject to DR with which it was issued, यानी कि जो DVR शेयर होल्डर्स हैं वो सारे, उनको सारे राइट्स मिलेंगे जो भी एक नॉर्मल उनको दिया गया है, मतलब कि उनके सर्टिफिकेट में जो भी राइट्स लिखे होंगे या कंपनी में जिस भी राइट्स से लेके, क्योंकि DVR है, कुछ ना कुछ इक्विटी से अलग ही राइट्स होंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी होगा, उनको बोनस मिलना या कोई डिविडेंड मिलना या कुछ भी, वो सब उनको दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 46 आता है हमारा, सेक्शन 43 ख़त्म हो गया, 44-45 हमारा है ही नहीं, सिलेबस में डिलीट है। उसके बाद हमारा होता है 46 शेयर कैपिटल, शेयर सर्टिफिकेट, सेक्शन 46 शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? Share certificate is a prima facie evidence of title if such certificate is issued under, मतलब कि शेयर सर्टिफिकेट एक प्राइमा फेसाई कंडीशन है, हमने फाउंडेशन में पढ़ रखा है। प्राइमा फेसाई कंडीशन यानी कि पहली नज़र में ही हमें क्या बताता है, मतलब कि वो टाइटल, शेयर सर्टिफिकेट हमें पहली नज़र में ही टाइटल बता देता है कि ये सर्टिफिकेट किसका है और इसको इस पर किसका नाम है, तो ये शेयर्स किसके हुए। उसके बाद ये किस तरीके से इशू किया जा सकता है? कॉमन सील, अगर कंपनी की कोई कॉमन सील है, वो पहले की बात थी, आजकल सब डिजिटल हो गया तो कॉमन सील इतना है नहीं, लेकिन लॉ में लिखा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। कॉमन सील और साइंड 2 जनों से होगा, या तो डायरेक्टर या तो कंपनी के 2 डायरेक्टर होने चाहिए। कंपनी के 2 मतलब अगर कंपनी के पास CS नहीं है, एक डायरेक्टर या एक CS, 2 तरीके हैं। अगर कंपनी में CS है
तो CS का साइन करवाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप तब भी 2 डायरेक्टर से करवा रहे हो। अगर CS है कंपनी में तो CS के साइन लगेंगे और एक डायरेक्टर का लगेगा। लेकिन अगर CS नहीं है तो कोई भी 2 डायरेक्टर उस पर साइन कर सकता है। इफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परमिट्स एट लीस्ट 1 डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर। यानी कि जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो जिन भी 2 को परमिट देंगे वो उस पर साइन कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें कंडीशन है कि उसमें उन दोनों में से कम एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर ना हो। मतलब इंडिविजुअल, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में होता है, मतलब 3-4 तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। तो उसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, क्योंकि वो तो कंपनी को मैनेज ही कर रहा है, वो कुछ भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है। या होल टाइम डायरेक्टर जो रेगुलर वाला है वो भी कंपनी के बारे में सब जानता है, तो कंपनी की हर चीज़ में उसका साथ हाथ रहेगा। तो वो उनके वो तो एक होने ही चाहिए, कोई भी एक। लेकिन उसके साथ कोई ऐसा भी होना चाहिए, मतलब जो कंपनी से हर तरीके से रिलेट ना करता हो। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, वो कंपनी से फुल हर तरीके से रिलेट नहीं करता, इसलिए उस तरीके के डायरेक्टर्स होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, उतना हमें जानना नहीं है। तो शेयर सर्टिफिकेट इशू कौन से फॉर्म में करते हैं? शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है फॉर्म 1। इसको याद रखनी चीज़ है, मैंने फॉर्म का पूरा चार्ट, मतलब शीट बना रखी है, आपको वो गूगल ड्राइव में मिल जाएगी मेरे। उसमें आप देख सकते हैं कि किस फॉर्म नंबर के लिए या वो किस सेक्शन में अप्लाई हुआ है और किस लिए है वो। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इफ़ कॉस्ट डिस्ट्रॉयड, अगर लॉस्ट है, ये लॉस्ट। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी मिल सकता है अगर आपका सर्टिफिकेट खो गया है या ख़राब हो गया है, जल गया है, बह गया है, या कोई भी कारण से फट गया है, तो वो डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड और टोन के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया या लॉस्ट हो गया है तो उसको पहले तो कंपनी, जो शेयर होल्डर है, उसे कंपनी को प्रूव करना होगा कि आपका लॉस्ट हो गया है। तो कैसे प्रूव कर सकता है? FIR की कॉपी दे सकता है या कोई भी ऐसा प्रूफ दे सकता है जिससे कि कंपनी को यकीन हो जाए। उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और डिफेस, म्यूटिलेटेड या टोन, तो उसे सरेंडर करना। यानी एक उसके पास सर्टिफिकेट है, वो फट गया है, उस पर कोई नंबर था वो मिट गया है, या उसका शेयर होल्डर का नाम हट गया है, या उसके टुकड़े हो गए हैं, तो वो क्या करेगा? वो उस सर्टिफिकेट को लेके जाएगा और कंपनी को देगा। कंपनी फिर उसको दूसरा सर्टिफिकेट इशू कर देगी। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सरेंडर सर्टिफिकेट। सरेंडर शेयर सर्टिफिकेट इमीडिएटली डिफेस्ड बाय स्टैम्पिंग कैंसल्ड। यानी कंपनी के बाद जब वो शेयर सर्टिफिकेट आएगा जो ख़राब हो चुका है, कंपनी डायरेक्ट उस पर एक स्टैम्प मारेगी जिस पर कैंसल का स्टैम्प मार देगी और उसे 3 साल तक संभाल के रखेगी अपने पास, ताकि उसके पास प्रूफ रहे कि कौन बंदा अपना ले गया। इसके बारे में एक रजिस्टर बनता है, उसके रजिस्टर के SH2 होता है, उसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो वो 3 साल तक उसे रखेगी और 3 साल बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगी विद द प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज पर्सन या बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन। यानी कि बोर्ड रिजोल्यूशन में पहले करेगी कि परमिट लेगी कि हम ये सर्टिफिकेट को 3 साल हो गए हैं, तो अब हम इसको ख़त्म कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या फिर जो कंपनी के ऑथराइज पर्सन होंगे उनसे कहेगी और फिर डिस्ट्रॉय कर देगी। मैनर ऑफ इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितने टाइम में इशू होना चाहिए? तो कंपनी लॉ कहता है टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? लॉ कहता है कि अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो जो लिस्ट नहीं है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको 3 महीने के अंदर, 3 महीने तक, अब विथिन 3 महीने के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा नया। लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको 15 दिन के अंदर, 15 डेज़ के अंदर आपको न्यू शेयर सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। और कब से 15 दिन या 3 महीना लगेगा? ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जो शेयर होल्डर है उसने जब वो पुराना सर्टिफिकेट और अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे जिससे क्लैरिफिकेशन हो सके, उसके 3 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर आपको इशू करना पड़ेगा। मेंटेनेंस रजिस्टर के बारे में बात की थी हमने, वही है जैसे कि मेंटेनेंस रजिस्टर फॉर डुप्लीकेट शेयर होल्डर सर्टिफिकेट। जैसे सर्टिफिकेट हम
SH1 में इशू करते थे, तो यहाँ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का एक रजिस्टर तैयार होता है। तो वो रजिस्टर किसके अंदर होता है? फॉर्म SH2 में। SH2 के अंदर तैयार होता है शेयर सर्टिफिकेट का, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर एट RO और प्लेस वेयर रजिस्टर्ड मेंबर इज कीप्ड। यानी कहाँ रखा जाएगा ये? या तो रजिस्टर ऑफिस कंपनी का रजिस्टर ऑफिस जो है नॉर्मली तो वहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस में आता है कि रजिस्टर ऑफिस पे इतना काम नहीं होता, जो मेंबर्स हैं वो किसी और ऑफिस पे या किसी और जगह पे इकट्ठे होते हैं और मीटिंग वीटिंग करते हैं, तो वहाँ रहेगा ये रजिस्टर। और किसकी कस्टडी में रहेगा? या तो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी या फिर किसी भी ऑथराइज पर्सन के पास ये रहेगा, मतलब उसके अंडर रहेगा कि उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास रजिस्टर्ड है और इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स डाली जा रही हैं और किस किस को हटाया जा रहा है। उसके बाद कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन रिप्लेस ऑल राइट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओल्ड वंस टू सरेंडर। कंसोलिडेशन डिवीजन वही है कि शेयर्स का इशू, मतलब कि हमने शेयर्स इशू करे थे, अब उसके प्राइस को हम बढ़ा रहे हैं, फेस वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं या फेस वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहे हैं, या फिर जो शेयर्स को स्प्लिट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, हमें सारे सर्टिफिकेट वापस नहीं मंगाने। हमें क्या करना है, बस नए जो शेयर सर्टिफिकेट आएंगे उसके हिसाब से, नए कंसोलिडेशन सब डिवीज़न के हिसाब से के बाद जब भी जो भी उनका नया नंबर ऑफ़ शेयर्स या प्राइस बनेगा, उसके हिसाब से हम उनको एक नया सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। उसके लिए हमें ये नहीं है कि पहले आप अपना पुराना ला के दो फिर हम नया ला के देंगे, वो सब नहीं करना। कंपनी को सीधा नया सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। वेयर शेयर्स आर हेल्ड इन डिपॉजिटरी फॉर्म रिकॉर्डेड ऑफ डिपॉजिटरी प्राइमा फेसाई एविडेंस। मतलब कि अगर डिपॉजिटरी के पास अगर वो शेयर सर्टिफिकेट है तो उसका रिकॉर्ड डिपॉजिटरी के पास रहेगा और वो एक एविडेंस रहेगा। इफ कंपनी इशू डुप्लीकेट सर्टिफिकेट विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, यानी कि कंपनी अगर नया सर्टिफिकेट इशू करती है किसी को डिफ्रॉड करने, यानी किसी से बदला लेने के लिए वो किसी और को एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है कि जिससे लगे कि हमने इसके पास तो शेयर्स ही नहीं, हमने तो इसको सर्टिफिकेट दे रखा है, तो उस केस में अगर वो कंपनी पकड़ी जाती है तो उसको कम से कम 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि उस सर्टिफिकेट की क्या फेस वैल्यू थी उसका 5 गुना और मिनिमम और मैक्सिमम 10 गुना या 10 करोड़, 10 गुना और 10 करोड़ में से जौन सा हाइयर होगा विच एवर इज हाइयर लगेगा मैक्सिमम, और मिनिमम 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू। ये तो कंपनी के हो गया। तो उसके बाद आता है OID को 447 के अंदर लायबल होगा। 447 की कंप्लीट डेफिनेशन चैप्टर 3 में दी है, तो जब हम चैप्टर 3 कवर करेंगे तो वहाँ इसको क्लियर कर लेंगे। बुक्स रिलेटेड टू सर्टिफिकेट रिकॉर्डेड प्रिजर्व फॉर 30 days एंड डिस्प्यूट परमानेंटली। मतलब कि अगर कोई सर्टिफिकेट की बुक्स को हमें कब तक रखना है, यानी कि हम जो सर्टिफिकेट की बुक्स बना रहे हैं SH1 में, उसको हमें कब तक अपनी कंपनी को संभाल के रखना पड़े, कम से कम 30 साल तक, ताकि अगर 30 साल में कोई भी हमारे पास शेयर्स लेके आए तो हमें पता हो कि हमने किसको इशू करे थे और लेके हमारे पास कौन आ रहा है। और अगर डिस्प्यूट चल रहा है उस शेयर्स को लेके, किन्हीं में डिस्प्यूट चल रहा है, तो कंपनी को उस शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर्ड हमेशा संभाल के रखना होगा। तो उसके बाद अगला सेक्शन हमारा आता है 46 के बाद 47 वोटिंग राइट। वोटिंग राइट क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल हैव राइट टू वोट इन एवरी रेजोल्यूशन। वोटिंग राइट इन पोल शैल बी प्रोपोर्शन टू ही शेयर्स इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे वोट कर सकता है? मतलब उसको सारे रिजोल्यूशन में वोट करने का राइट है, जो भी उसके शेयर्स होंगे उसके हिसाब से उसकी वोटिंग राइट बन जाएगी। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल राइट टू वोट ओनली इन डायरेक्टली अफेक्टेड राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी फॉर रीपेमेंट रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कहाँ वोट करने का राइट है? यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहली बात तो कहीं भी होल्डर्स कहीं भी वोट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जगह है जहाँ उनको वोट करने का अधिकार है। एक तो ऐसे राइट्स जो उनको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हो, यानी कि डिविडेंड का राइट, रीपेमेंट का राइट, ये दो मेन उसके राइट हैं। तो अगर वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ वो वोट कर सकता है।
रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो वहाँ वो उसको वोट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिपेमेंट पहले करनी है ना। तो क्या पता कंपनी के पास पैसा ही ना हो, अगर कंपनी का पैसा ही नहीं है तो वो कंपनी उनकी रिपेमेंट करेगी कैसे, तो वहाँ उनको वोट करने का राइट है। और ये रिपेमेंट और रिडक्शन मतलब कि अगर कंपनी कह रही है कि हम पहले इक्विटी शेयर की रिपेमेंट करेंगे फिर प्रेफरेंस शेयर की करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें हमेशा पता है कि प्रेफरेंस शेयर आउटसाइडर्स होते हैं, तो उनकी रिपेमेंट पहले होगी, तो उस भी जो भी डिसीजन होगा उसमें भी वो वोट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि निधि कंपनी मैक्सिमम वोट ऑन पोल 5% ऑफ टोटल वोटिंग टोटल VR, मतलब कि कम मैक्सिमम वोट ऑन पोल, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। इफ डिविडेंड विद रिस्पेक्ट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल हैज नॉट बीन पेड फॉर मोर देन 2 years, सच क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स शैल हैव राइट टू वोट इन ऑल रेजोल्यूशन। इसमें क्या है कि अगर कोई कंपनी किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पिछले 2 साल या उससे ज़्यादा से कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है, तो मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड कंपनी के लिए डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। ये पॉइंट याद रखना कि कंपनी के लिए डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। इस पे क्वेश्चन MCQs आ सकते हैं कि अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही प्रेफरेंस शेयर्स को, है तो कंपलसरी नहीं प्रेफरेंस शेयर के लिए भी, लेकिन उनका इंटरेस्ट बनता है, उनका राइट होता है डिविडेंड मिलना, तो अगर वो नहीं दे रही है तो उनका वोटिंग राइट इसमें आ जाएगा, मतलब उनको वोटिंग राइट मिल जाएंगे कि वो कंपनी के किसी भी डिसीजन में, कोई भी डिसीजन हो, वो फाइंडिंग अप का या नहीं, जो यहाँ पढ़े थे हमने वो नहीं, जो इक्विटी शेयर्स के हैं वो राइट भी इनको मिल जाएंगे वोटिंग करने के लिए। लेकिन कब तक रहेंगे? तब तक रहेंगे जब तक उनको डिविडेंड नहीं मिल जाता। कंपनी जैसे ही उनका पहला डिविडेंड उनको देगी या पिछला जितना भी है डिविडेंड दे देगी, उनके राइट्स खत्म हो जाएंगे और फिर इक्विटी शेयर्स होल्डर ही वोट कर पाएंगे। फिर अगला सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 48। सेक्शन 48 क्या कहता है? सेक्शन 48 इज अ वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। शेयर होल्डर्स राइट्स के वेरिएशन कैसे होगा, मतलब कि हमने किसी वोट शेयर होल्डर के राइट्स को चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं? राइट अटैच टू शेयर्स ऑफ एनी क्लास मे बी वरीड, मतलब राइट किसी भी शेयर्स के से रिलेटेड अगर कोई राइट है तो वो चेंज किया जा सकता है बाय SR एट सेपरेट मीटिंग ऑफ सच क्लास। यानी कि कंपनी को सबसे पहले तो SR पास करना होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। इस स्पेशल रिजोल्यूशन पे भी एक पूरा सेक्शन है, मतलब स्पेशल और ऑर्डिनरी पे सेक्शन है, वो चैप्टर 7 में है, तो उसको वहाँ डिस्कस करेंगे अच्छे से कि स्पेशल रिजोल्यूशन क्यों पास किया जाता है और कैसे पास किया जाता है। सेपरेट मीटिंग ऑफ सच क्लास, मतलब कि अलग अलग क्लास है तो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग SR पास करना पड़ेगा। कंसर्न इन राइटिंग ऑफ 3/4 ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास, यानी कि अगर हम इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के कोई राइट को वेरिएट कर रहे हैं तो उस क्लास के 3/4 लोग, यानी कि अगर उस क्लास में 1000 लोग हैं, 1000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो उसका 3/4 यानी कि 750 लोग रिटर्न में कंसर्न देंगे कि हमें ये राइट से मंजूरी है, आप हमारे ये राइट्स चेंज कर सकते हैं। उसी क्लास के अगर प्रेफरेंस के कर रहे हैं तो प्रेफरेंस वाले देंगे, DR वाले को कर रहे हैं तो DR वाले देंगे। सच वेरिएशन कैन बी डन इफ प्रोविजन फॉर सच वेरिएशन इज कंटेंट इन MOA, अगर MOA AOA में दिया है तभी हम कर सकते हैं। इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय टर्म्स ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स, और जो कंडीशंस बने थे, जो भी टर्म्स या कंडीशंस थे उस समय जब हम ये शेयर्स इशू कर रहे थे, उसको प्रोहिबिटेड नहीं है। यानी कि तभी हमने कहा था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आगे चल के आपके राइट्स को, शेयर्स को के राइट्स को चेंज कर सकते हैं, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, कुछ मेंशन ही नहीं किया, और हमने कहा आपके जो राइट्स है वहीं रहेंगे, तो हम उस पर भी ये प्रोविज़न आ जाता है, मतलब तब भी हम नहीं कर पाएंगे। वेरिएशन बाय वन क्लास अफेक्ट्स अदर क्लास, ऑब्टेन कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ अदर क्लास। यानी कि अगर एक क्लास की राइट की वजह से, जैसे हमने इक्विटी शेयर को कहा
कि आज से हम आपकी रीपेमेंट या आपको डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले देंगे, तो उसमें क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के राइट इफेक्ट होंगे, और जब उनके राइट इफेक्ट होंगे तो कंपनी को पहले उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा। उनसे भी क्या कंसेंट लेना होगा, 3/4 का कंसेंट लेना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर वालों से भी। एग्जाम्पल, तो अगर किसी भी एक क्लास के राइट चेंज करने के बाद दूसरे क्लास का अफेक्ट कर रहा है तो हमें उसमें राइट्स को दूसरे क्लास वालों के भी कंसेंट लेना पड़ेगा। रेसिस्टेंस टू वेरिएशन, वेरिएशन की अगर कोई चाहता है कि नहीं हमें नहीं करना राइट चेंज, आप कंपनी जो कर रही है वो गलत है, मतलब कि 3/4 अगर 3/4 का कंसेंट आ गया है, इनका कंसेंट आ गया है, लेकिन कुछ लोग हैं मान लो 10%, हाँ इसकी रेंज क्या है 10% है, इसमें अभी हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में। अगर 10% लोग कहते हैं कि नहीं हम आप जो राइट इशू कर रहे हैं, राइट हमें दे रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है, तो वो जा सकते हैं, वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। क्या लिखा है, होल्डर मोर देन 10% ऑफ इशूड शेयर होल्डर हु डिड नॉट फेवर इन सच वेरिएशन, वेरिएशन के फेवर में नहीं है, वेरिएशन में नहीं है, तो मतलब कि जो वेरिएशन हो रहा है उसके फेवर में नहीं है, और वो सब मिला के वो 1 हो 2 हो 4 हो, उन सब के इशूड शेयर कैपिटल होल्डर जो हैं उनकी शेयर होल्डिंग जो 10% से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो रिक्वेस्ट फॉर कैंसल विद इन 21 डेज, यानी कि SR जो पास हुआ था उसके 10 मतलब जैसे ही 3/4 ने कंसेंट दिया, कंसेंट मिलते ही उसके 21 दिन के अंदर वो 10% लोग जाकर ट्रिब्यूनल में कंप्लेन डाल सकते हैं कि हमें इस राइट से मंजूरी नहीं है, लेकिन कंपनी इस राइट को कर रही है चेंज, लेकिन हमें नहीं चाहते कि चेंज हो। डिसीजन बाइंडिंग ऑन शेयर होल्डर्स, कॉपी ऑफ ट्रिब्यूनल ऑर्डर, मतलब कि फिर ट्रिब्यूनल देखेगी क्या डिसीजन लेना है, वो सारे बात करेगी, सारी तहकीकात करेगी, उतना हमें नहीं जाना। ट्रिब्यूनल उसके बाद चेक करेगी, जो भी होगा डिसीजन देगी, और जो डिसीजन देगी वो अगर वो बाकी 3/4 वालों के फेवर में देती है तो वो 10% वालों को मानना पड़ेगा, 10% वालों के फेवर में देती है तो उन 3/4 वालों को मानना पड़ेगा। और जब वो डिसीजन देगी ना, वो कंपनी को 30 दिन के अंदर, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आते ही 30 दिन के अंदर ROC को सबमिट कराना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 14, 3 सेक्शन है, बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। सबसे पहला आता है सेक्शन 49, कॉल्स टू बी यूनिफॉर्म बेसिस। कॉल्स टू बी यूनिफॉर्म बेसिस यानी कि वेयर any calls for further shares capital are made with the share of class, such calls shall be made on uniform basis। क्या है इसका कि मान लो हमारे कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं और इनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 100 और 10 रुपये ईच, ठीक है, और इन्होंने सबने 6 रुपये पे कर रखा है, 4 रुपये अभी नहीं पे करा, तो हम क्या कह रहे हैं कि 100 शेयर होल्डर हो ना, तो 50 लोग अपने 4 रुपये दे दो, और जो 50 लोग हो वो अभी मत दो, मतलब कि 50 लोगों से हम मांग रहे हैं और 50 से नहीं मांग रहे, तो 50 कौन से देंगे कौन से नहीं देंगे वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो लॉ क्या कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आधों के साथ पैसा मंगा रहे हो आधों से नहीं मंगा रहे हो, आपको यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा। यूनिफॉर्म यानी कि आपको सारे शेयर होल्डर से, अगर आपको 4 रुपये नहीं मंगाने, आप 4 रुपये मत मंगाइए, 2 रुपये मंगाइए, यहाँ भी आपका 100 रुपये आएगा, यहाँ भी आपका 100 रुपये आएगा, 200 रुपये आएगा दोनों जगह, तो 4 रुपये की जगह आप 2-2 रुपये मंगाइए, लेकिन वो सारे शेयर होल्डर से मंगाइए। तो यही कहता है यहाँ, वेयर एनी कॉल्स फॉर फर्दर शेयर कैपिटल आर मेड ऑन शेयर ऑफ अ कॉल्स, यानी कि हम आगे कोई भी कॉल्स मंगा रहे हैं या कोई भी पैसा मंगा रहे हैं शेयर होल्डर से, तो वो हम क्या मांगेंगे, सच कॉल शैल बी यूनिफॉर्म बेसिस, यानी कि हर एक की बराबर ही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 50। सेक्शन 50 क्या कहता है, एक्सेप्टेंस ऑफ एडवांस के बारे में बात करता है। एडवांस यानी कि सेक्शन 50 कहता है कि हम कंपनी कभी भी किसी से एडवांस नहीं ले सकती, कंपनी खुद एडवांस नहीं लेगी,
हाँ, लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर देता है कि कहता है आप मेरे से पहले ही पैसे ले लो, मैं बाद में दूंगा, मतलब कि कंपनी ने मंगाए 100 रुपये, शेयर है 200 रुपये का, कंपनी ने 100 रुपये मंगाए, लेकिन एक शेयर होल्डर था, उसने कहा नहीं मैं अपने अपने पूरे 200 रुपये कंपनी को दे दूंगा, कंपनी को दे दूंगा एडवांस में ही। तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन कंपनी ये नहीं कहेगी कि आप मुझे एडवांस में देती, वो आपका एडवांस रहेगा और मैं आपको शेयर्स को बाद में इशू करूंगा, जो उतने वोटिंग राइट रहेंगे वो आपको बाद में, क्योंकि एडवांस देने से वोटिंग राइट नहीं आते किसी के पास, ना वोटिंग राइट आते हैं, ना कोई भी और अदर राइट्स आते हैं, ना उसको डिविडेंड मिलता है। तो सेक्शन 50 क्या कहता है, कंपनी में एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस, कंपनी में इफ सो ऑथराइज बाय एओए ऑथराइज करता है तभी ले सकती है, एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस हाउएवर सच एडवांस शैल नॉट बी एंटाइटल फॉर एनी वोटिंग राइट, यानी कि वो कॉल्स इन एडवांस ले सकती है, लेकिन वो जो कॉल्स इन एडवांस होगा ना, वो किसी भी वोटिंग राइट के लिए नहीं होगा, कि आपको उस पर कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिविडेंड एज वेल, यानी कि उस पर उसको कोई भी डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी कंपनी से भी एक्ट के अकॉर्डिंग या कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें इस सेक्शन में हमें डिविडेंड के बारे में इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट के रेट के बारे में हमें यहाँ कुछ नहीं कहा, अकाउंटिंग में कहा है जो 12% का इंटरेस्ट रहता है, हमने 11th-12th में पढ़ रखा है कि एडवांस पे 12% रहता है, तो उसके बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा अभी, तो उस पर हम उसे इंटरेस्ट देंगे लेकिन डिविडेंड नहीं देंगे। फिर हमारा आता है सेक्शन 51, डिविडेंड इज प्रोपोर्शन ऑन अमाउंट पेड अप, कंपनी में इफ सो ऑथराइज बाय एओए पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर्स, यानी कि कंपनी जो है वो डिविडेंड के बारे में बात करता है ये सेक्शन, कि कंपनी जो डिविडेंड दे सकती है जो पेमेंट हुआ है शेयर्स का, उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग डिविडेंड दे सकती है। अब देखो 3 सेक्शन है हमारे पास, 49, 50, 51, इसको इस तरीके से याद रखिए, UAD 49, 50, 51 UAD, कि ऐसे याद रखेंगे ना आपको बहुत जल्दी ये 3 सेक्शन याद हो जाएंगे। और इस पे क्वेश्चन भी आए हैं, ये है छोटे छोटे सेक्शन लेकिन इस पे भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं, तो इसे मेरे को भी याद हो गया था, तो आप भी ट्राई करेंगे तो याद होगा। यूनिफॉर्म, A एडवांस और D डिविडेंड, इस तरीके से वो याद हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं सेक्शन 52। सेक्शन 52 हमारा बहुत सिंपल सेक्शन है, आप लोगों को बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, क्योंकि अकाउंट में इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। क्या है ये? एप्लीकेशन ऑफ SPA। SP क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं कि व्हेन कंपनी इशू शेयर्स ऑफ एट प्रीमियम ट्रांसफर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी कि जब कंपनी इक्विटी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तब वो जो प्रीमियम मंगाती है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालती है। उसके बाद एप्लीकेशन और यूटिलाइजेशन, यानी कि उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे हम। तो 5 केसेस हैं, 5 जगह इसको सिर्फ यूज़ किया जा सकता है। एक तो बोनस शेयर की जगह, यानी कि हमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस शेयर देना है। बोनस शेयर का सेक्शन है, उसको हम आगे देखेंगे, सेक्शन नंबर 63 है वो, तो उसको हम आगे देखेंगे कि बोनस शेयर किस तरीके से कैसे इशू होता है, वो नहीं है हमें यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम उसमें यूज़ होता है। कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है कि कंपनी बनाने के लिए, कंपनी तैयार करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए, सर्टिफिकेट का एक्सपेंस, ROC का एक्सपेंस, कोई फीस सबमिट करनी पड़ी, कोई जो मशीन प्रोजेक्ट लाने पड़े उनके लिए, कंपनी को तैयार करने, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब के लिए जो भी पेमेंट लगी वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के अंदर आता है और कंपनी इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकती है। उसके बाद राइट ऑफ एक्सपेंस, कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर, यानी कि शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करने में कोई भी एक्सपेंसेस हुए हैं, मतलब मामूली कोई एक्सपेंस करने पड़े हैं, कमीशन देना पड़ा है अपने किसी को कि हमारे शेयर्स को इशू करवा दीजिए, या फिर डिस्काउंट पे शेयर्स इशू हुए हैं, तो वहाँ पे हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। प्रोवाइड फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर डिबेंचर, यानी कि हमें डिबेंचर्स को और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को शेयर
उनका शेयर रिडीम कर रहे हैं तो उसे हम प्रीमियम पे इशू अगर रिडीम कर रहे हैं तो हम उस पर भी वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा परचेज ऑफ ओन शेयर अंडर सेक्शन 68। अंडर सेक्शन 68 के अंदर क्या बात करता है कि जो बायबैक होता है, हमारा बायबैक अकाउंट्स का चैप्टर है पूरा, जब हम अकाउंट्स में उसके कॉन्सेप्ट्स को करेंगे और 68 करेंगे तो वहाँ भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो परचेज ऑफ ओन शेयर्स अंडर सेक्शन 68 बायबैक की जगह भी हम इसको इशू कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद एक कंडीशन आती है जहाँ पर हम इन चीज़ों सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कहाँ एक्सेप्शन आता है थोड़ा, मतलब कि अगर हम कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रही है कंपनी, अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रही है, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ वो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं कर सकती। क्या है वो, यही बताता हूँ मैं पहले, फिर हम आगे के देखेंगे क्या लिखा है। सबसे पहले वो बोनस शेयर इशू कर सकती है, लेकिन प्रीमिनरी एक्सपेंस और रिडम्पशन ये दो चीज़ें वो नहीं कर सकती। इसको हम देखते हैं अच्छे से क्या है। In case of such class of company as may be prescribed and comply with AS under section 133, SPS shall be utilized for, यानी कि अगर कंपनी, कोई भी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कंपनीज एक्ट का 133 सेक्शन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताता है। जब 133 करेंगे तब देखेंगे। अभी इतना याद रखना है कि 133 के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है तो वो कहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं कर सकती, बोनस शेयर के लिए कर सकती है, प्रीमिनरी एक्सपेंस और रिडम्पशन के लिए यूज़ नहीं कर सकती, एक्सपेंसेस और बायबैक के लिए कर सकती है। मतलब कि आपको बस 5 चीज़ें लाइन से याद रखनी है। उसके बाद एक करेगी, एक नहीं करेगी, एक करेगी, एक नहीं करेगी, एक करेगी, ऐसे 5 चीज़ों को अगले केस में डाल लेना है। इस पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं ICAI में। हम एक सेशन वीडियो बनवाऊंगा मैं, उसमें बता दूंगा कि किस सेक्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन 53, आज का लास्ट सेक्शन। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी सेक्शंस को कवर करेंगे। प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, यानी कि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना प्रोहिबिशन है। ये तो हमें पता है, पहले इशू कर सकते थे, लेकिन अब डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 54 कंपनी शेल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। अंडर सेक्शन 54 के अंदर सेक्शन 54 आता है ईसॉप्स नहीं, इक्विटी ESE, मैं तो नाम भी भूल गया, चलो देखेंगे, पता चल जाएगा अभी। सेक्शन 54, एनी शेयर्स इशूड ऑन डिस्काउंट इज वॉइड होता है कोई भी शेयर अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं। कंपनी में इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर व्हेन डेप्ट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी ड्यू टू स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान एंड डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। यानी कि 2 जगह है जहां कंपनी डेप्ट मतलब कि उसको यूज़ कर सकती है अपने शेयर्स को डिस्काउंट में, तो उसके लिए 2 कंडीशन आती है। एक सेक्शन 54 आता है, सेक्शन 54 कहता है स्वीट इक्विटी शेयर SES सेक्शन 54 SES डिफाइन करता है। SES क्या होता है कि मतलब कि हमने कंपनी को, सेक्शन 54 वैसे कंप्लीट है, मैं इसका थोड़ा डिफरेंस दे देता हूँ कि क्या है, हम किसी ऐसे बंदे को इशू कर रहे हैं शेयर्स जिससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, मतलब कोई नॉन कैश फ़ायदा हो रहा है, तो हम उसे देंगे शेयर्स, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं अभी देने के लिए उसको। कंपनी के पास अगर उसको पैसे देने है, मतलब कि वो इतने मांग कर रहा है कि कंपनी उतना अफोर्ड नहीं कर सकती सैलरी, तो क्या करेगी, वो उसको शेयर दे देगी। तो शेयर का वो बंदा सोचेगा मैं शेयर का क्या करूँगा, उतने प्राइस में तो मेरे को शेयर मार्केट में ही मिल रहा है, मैं वहाँ से ले लूँगा। तो कंपनी क्या कहती है कि हम आपको डिस्काउंट में फेस वैल्यू से कम में शेयर्स देंगे, जिससे क्या है वो बंदा भी, उस बंदे को सस्ता शेयर मिल जाता है और कंपनी को उससे कोई फ़ायदा हो जाता है। उसके बारे में हम सेक्शन 54 में अच्छे से क्लियर करेंगे। सेकेंड कंडीशन होती है कि क्रेडिटर, जो क्रेडिटर है हमारे, हमने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि फ्यूचर में जाके अगर हम आपकी रीपेमेंट नहीं कर पाए या फिर आप
इस इतने टाइम के बाद आपका जो भी लोन होगा या अमाउंट होगा वो हमारे शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट हो जाएगा तो वो फेस वैल्यू पे तो मानते नहीं क्रेडिटर, क्योंकि कहेंगे कि उतना तो हमें मार्केट में मिलेगा, हम वहाँ से क्यों ना लें। तो कंपनी कहती है हम आपको मार्केट वैल्यू नहीं बल्कि जो फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू 10 रुपये है उससे कम पे आपको शेयर्स इशू करेंगे। तो दो कंडीशन आती है, स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान यानी कि हमने कोई प्लान पहले से ही बना रखा है, या डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम ये एक स्कीम होती है, उसके अंदर हम जो भी हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उनको अपने इक्विटीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इस सेक्शन में हम कोई डिफ़ॉल्ट करें, मतलब कि हमने शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू कर दिया, तो उसके अंदर हमें क्या पेनल्टीज़ लगेंगी। मैंने पेनल्टी का भी एक पूरा शीट बना रखा है, वो मैं आपको गूगल ड्राइव में शेयर कर दूंगा, वहाँ आप देख सकते हैं। कंपनी एंड OID फाइन अप टू अमाउंट राइज थ्रू सच इशू और 5 लाख विच एवर इज लोअर, यानी कि उसने कितने शेयर डिस्काउंट में इशू करे वो, या फिर 5 लाख, जौन सा कम होगा उसको उस पे उसको वो फाइन लगेगा कंपनी और OID पे। एंड कंपनी शैल बी लायबल टू रिफंड एंड इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यानी कि जो कंपनी है, पहली बात तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, OID होता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट, को फाइन लगेगा कि उसने कितने शेयर्स को इशू करा था, और 5 लाख, जौन सा कम होगा उसको वो फाइन तो उसको देना ही पड़ेगा दोनों को। लेकिन कंपनी को कुछ और भी करना पड़ेगा, कंपनी को वो जितना भी उसने इशू किए थे शेयर्स वो सारे रिफंड करने पड़ेंगे, और उतना ही नहीं, उसके साथ उस पर 12% पर एनम का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जिस दिन से उसने इशू करा है। जैसे मान लो ये डेट है, एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे कि ये है, उसने 31/12 को इशू किया था शेयर 2023 में, लेकिन उसने रिफंड किया 31 जनवरी 2024 को। तो जो ये पीरियड रहेगा ना, ये 1 महीने का पीरियड जो है, इसमें जितने भी दिन बनेंगे उसके हिसाब से कंपनी को 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस हर एक बंदे को, जो भी उसके शेयर का अमाउंट होगा। उसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे के सेक्शंस करेंगे और ट्राई करेंगे कि अगली 1 से 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर लें ताकि हम आगे के रिविजन्स भी कर सकें। तो थैंक यू, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके।